नमस्ते, मेरे चैनल में स्वागत है। यह हाथ प्रोग्राम चैनल है। यहाँ आप मेंडिक्स पाएंगे। और अगर आप मेंडिक्स सीखना चाहते हैं, मेंडिक्स से जुड़ना चाहते हैं या अपना मौजूदा ज्ञान बढ़ाना चाहते हैं, तो यह सही चैनल है। इसे फॉलो करें। और आज हम नई श्रृंखला शुरू कर रहे हैं, जिसे मैंने मेंडिक्स बेसिक्स कहा। इस श्रृंखला में आप मेंडिक्स के बारे में वास्तव में अच्छी जानकारी पा सकते हैं। मैं अपना परिचय देता हूँ। मेरा नाम उत्तु है। मैं एक प्रमाणित मेंडिक्स डेवलपर हूँ और एक प्रमाणित मेंडिक्स शिक्षक भी हूँ। इसका मतलब है कि मैं पेशेवर स्तर पर प्रशिक्षण देता हूँ। और इस चैनल पर आपको मेरे पढ़ाने और सीखने से जुड़ी सामग्री मिलेगी। उम्मीद है आपको यह पसंद आएगा। और आज हम क्या करने जा रहे हैं? हम एक नया ऐप बनाएंगे और डेवलपर पोर्टल का सामान्य परिचय देखेंगे। डेवलपर पोर्टल क्या है, उसका उद्देश्य क्या है और इसमें कौन-कौन से तत्व हैं। और ऐप बनाने के बाद हम मेंडिक्स स्टूडियो प्रो यानी आईडीई को देखेंगे। हम आईडीई का एक सामान्य अवलोकन करेंगे। फिर आईडीई परिचय के बाद हम मॉड्यूल्स देखेंगे। मॉड्यूल्स के बाद हम डोमेन मॉडल और अन्य चीज़ों के साथ शुरू करेंगे। और यह पहला वीडियो है। यदि आप इन चरणों का पालन करते हैं, तो आपको इसमें नए वीडियो और अधिक उन्नत विषय मिलेंगे। शुरू करने से पहले मैं कहूँगा कि यह तेज़ गति वाला और शुरुआती से थोड़ा ऊपर स्तर का है। यदि आप अधिक उन्नत विकल्प देखना चाहते हैं, तो कृपया मुझे फॉलो करें। फिर मैं डेवलपर पोर्टल साइट पर स्विच करने जा रहा हूँ। डेवलपर पोर्टल से आप ऐप बना सकते हैं या अपने सभी ऐप यहाँ देख सकते हैं। मैं ये मान लूँगा कि आपके पास कोई एप्लीकेशन नहीं है। इस मामले में आपको निश्चित रूप से एक ऐप बनाना होगा। दो विकल्प हैं। पहला, डेवलपर पोर्टल से आप एक एप्लीकेशन बना सकते हैं, या मेंडिक्स वर्जन सेलेक्टर से आप नया एप्लीकेशन बना सकते हैं। एक, मुझे इसे डेवलपर पोर्टल से करने दें। मैं क्रिएट ऐप बटन पर क्लिक करता हूँ। यह मुझसे पूछ रहा है। मैं ब्लैंक वेब एप्लीकेशन चुन रहा हूँ। और ब्लैंक वेब एप्लीकेशन के तहत मैं एडवांस सेटिंग्स में वर्जन देख सकता हूँ। मैं नौ चुनने जा रहा हूँ। एप्लीकेशन बनाने के लिए मुझे इनमें से किसी एक विकल्प को चुनना है। रिपॉजिटरी प्रकार में दो विकल्प होते हैं, किट और एसवीएन। अभी किट चुना हुआ है। हम 9.24 खोज सकते हैं। और रिपॉजिटरी प्रकार गिट ही रखें। बेशक कुछ एलटीएस संस्करण होते हैं। मेंडिक्स लगातार एलटीएस संस्करणों में सुधार करता है। मैं आपको एलटीएस वर्जन फॉलो करने की सलाह दूंगा। इस टेम्पलेट के साथ मैं सिलेक्ट टेम्पलेट बटन चुनता हूँ। फिर अपने ऐप को कस्टमाइज करें। हमें अपने एप्लीकेशन को एक नाम देना होगा। हाउ टू प्रोग्राम अंडरस्कोर लेसन 1। बेशक आप अपने एप्लीकेशन के लिए एक आइकन चुन सकते हैं। फिर क्रिएट ऐप चुनें। इसमें समय लगेगा। आप देख रहे हैं कि इसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा। यह डेवलपर पोर्टल है। मैं इसका परिचय दूं।
यह आपके एप्लीकेशनों के लिए प्रबंधन प्लेटफॉर्म है। अभी मैं हाउ टू प्रोग्राम वाली एप्लीकेशन में हूँ। यह हिस्सा एक तरह का डैशबोर्ड है। आप एप्लीकेशन देख सकते हैं और हमारी टीमों के संदेश यहाँ देख सकते हैं। आप यहाँ देखें और टीम पैनल के तहत आप टीम के सदस्यों को ढूंढ सकते हैं। बेशक आप यहाँ से उनके ईमेल पते टाइप करके कुछ सदस्यों को आमंत्रित कर सकते हैं। परीक्षण के दौरान फीडबैक विकल्पों के तहत मिलेंगे। परीक्षक टेबल पर या उपयोगकर्ता समायोजन कर सकते हैं और फीडबैक दे सकते हैं। और डेवलपर पोर्टल में फीडबैक साइट इसी उद्देश्य के लिए है। मैं दस्तावेज़ों पर जा रहा हूँ। आप एप्लीकेशन से संबंधित कुछ दस्तावेज अपलोड कर सकते हैं और यह टीम सर्वर है। यह सेटिंग्स वाला भाग है। एक एप्लीकेशन आईडी होती है जो हर ऐप में एक अद्वितीय संख्या होती है। हर ऐप की अलग एप्लीकेशन आईडी होती है और यहाँ कुछ संबंधित टैब भी मिलेंगे। प्रोजेक्ट बोर्ड खाली। आइए इन्वायरमेंट्स पर चलें। क्योंकि हम मुफ्त संस्करण का उपयोग कर रहे हैं, इसलिए न गतिविधि दिखती है, न एप्लीकेशन लॉग वगैरह। अगले अध्यायों में आपको डेवलपर पोर्टल पर और उन्नत विषय मिलेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए इतना काफ़ी है। हम अपनी आईडीई में स्विच कर सकते हैं। एडी खोलने के लिए आपको स्टूडियो प्रो में एडिट विकल्प पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद एक पॉपअप आएगा और मेंडिक्स वर्जन सेलेक्टर आपके एप्लीकेशन के लिए संबंधित संस्करण खोलेगा। ओपन। मुझे लगता है कि मैं इसे बंद करने जा रहा हूँ। हाँ, फिर से क्लिक करें। मेंडिक्स वर्जन सेलेक्टर खोलें। हाँ, यहाँ जो संबंधित संस्करण आप देख रहे हैं वह अब खुल रहा है। तो मैं क्या देखूंगा? हम क्या देखेंगे? ठीक है, एक साइन इन है। मैं बस क्लिक करता हूँ और आगे बढ़ जाता हूँ। हाँ, मुझे लगता है कि मैंने 2 बार क्लिक कर दिया। हाँ, मैं इन्हें सब बंद कर देता हूँ। ठीक है। और टीम सर्वर ऐप। हाँ, मैं इसे खोलने जा रहा हूँ। हम क्या देखेंगे? एक खाली ऐप है जो डिफ़ॉल्ट है। और इस ऐप में आपको कुछ मॉड्यूल और कुछ सेक्शन मिलेंगे। इसे हम मेंडिक्स प्रो या मेंडिक्स स्टूडियो प्रो कहते हैं। यह खाली ऐप है। ऐप एक्सप्लोरर में आप देखेंगे कि 3 मॉड्यूल हैं। हर मानक ब्लैंक ऐप में ये तीनों मॉड्यूल मिलेंगे। पहला ऐप मॉड्यूल है जो मानक है। इसमें एप्लीकेशन सेटिंग्स, एप्लीकेशन नेविगेशन से संबंधित सेटिंग्स और अन्य एप्लीकेशन सेटिंग्स होती है। और बेशक एक स्टाइलिंग हिस्सा है जहां आप कुछ सीएसएस बना लिख सकते हैं। और मार्केट प्लेस से कुछ मॉड्यूल होंगे। आप अपने एप्लीकेशन के तहत आवश्यक मॉड्यूल ढूंढकर आयात कर सकते हैं। और इसमें एक सिस्टम मॉड्यूल है जो मानक हिस्सा भी है। मैं ऐसा ही करूँगा। मैं सभी सेक्शन बंद कर देता हूँ और यह हमारा लॉजिक मॉड्यूल है जिसका नाम माय फर्स्ट मॉड्यूल है। बेशक आप किसी भी समय इस मॉड्यूल का नाम भी राइट क्लिक करके रीनेम से बदल सकते हैं। और कैसे? हाँ, यह मेरे नए मॉड्यूल का नाम है। आपके मॉड्यूल के तहत
आपको डोमेन मॉडल, होम पेज और इमेज वगैरह जैसे कुछ संसाधन मिलेंगे। किसी भी समय आप मॉड्यूल बना जोड़ सकते हैं, उन्हें बदल या हटा सकते हैं। ये मॉड्यूल हैं, आइए इन्हें फिर से देख लें। ऐप संबंधित सेटिंग्स, जैसा कि मैंने पहले कहा, सेटिंग्स वाले भाग में अप के तहत मिलती हैं। कुछ कॉन्फ़िगरेशन हैं। आप डेटाबेस का प्रकार चुन सकते हैं। आप देख रहे हैं, उपलब्ध डेटाबेस हैं। आप पोर्ट भी चुन सकते हैं और एप्लीकेशन कॉन्फ़िगरेशन पैरामीटर्स जैसे कुछ उन्नत विषय भी होंगे। और रन टाइम के तहत, उदाहरण के लिए, आप आफ्टर स्टार्टअप नाम का एक माइक्रोफ्लो बना सकते हैं। माइक्रोफ्लो क्या होता है, हम आगे विस्तार से बताएंगे। यह आपके एप्लीकेशन की लॉजिक जैसा होता है। आप देख रहे हैं कि कुछ एन्क्रिप्शन विधियां आदि हैं और आप अपनी एप्लीकेशन की भाषा चुन सकते हैं। आप और भाषाएं भी जोड़ सकते हैं। ये सर्टिफिकेट्स हैं। ये मानक रूप से दिए गए यूआई टेम्पलेट्स हैं और ये अन्य हिस्से हैं। फाइल वाले हिस्से के नीचे पहले या आप एक्सप्लोर है, यह चयनित भाग है। आप देख रहे हैं, चयनित भाग यही है और आप इनके बीच स्विच कर सकते हैं। सब बंद करें, क्लोज ऑल दबाएं। नीचे वाले टैब में आपको अपनी एप्लीकेशन के लिए बनाई गई स्टोरीज और किए गए बदलाव मिलेंगे। बेशक आप इसी सेक्शन से कमिट या पुल कर सकते हैं। यदि कोई त्रुटि होगी तो वह ऊपर वाले टैब में दिखेगी, संख्या 1 हो जाएगी और लाल रंग में होगी। यह हमारा कंसोल है। यहाँ एप्लीकेशन से संबंधित सभी लॉग्स मिलेंगे और वेरिएबल्स व डिब्बे। आगे चलकर हम एप्लीकेशन में कुछ ब्रेक पॉइंट लगाएंगे, फिर चरणबद्ध तरीके से वेरिएबल्स देखेंगे और अपनी एप्लीकेशन को डिबग करेंगे। और दाईं ओर आपको प्रॉपर्टीज, टूल बॉक्स और कनेक्टर्स मिलेंगे। यदि आप कोई पेज चुनते हैं तो उससे संबंधित प्रॉपर्टीज और टूल बॉक्स दाएं सेक्शन में दिखेंगे, या यदि आप डोमेन मॉडल आदि चुनते हैं तो उससे संबंधित हिस्सा आपको इसी सेक्शन में मिलेगा। चलिए फाइल पर चलते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, आप यहाँ से अपनी एप्लीकेशन पैकेज को एक्सपोर्ट या इंपोर्ट कर सकते हैं। फाइंड एडवांस बटन से आप उन्नत खोज कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आपको किसी माइक्रोफ्लो में एप्लीकेशन के भीतर किसी रेस्ट नाम याद नहीं है तो उसे खोजने के लिए आप यह फाइंड एडवांस बटन इस्तेमाल कर सकते हैं। व्यू में आप सभी व्यू से जुड़ी सेटिंग्स बदल सकते हैं। और अब हिस्से में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। इन्हें उन्नत कहा जा सकता है, पर मैं उनका परिचय देता हूँ। सिंक्रोनाइज ऐप डायरेक्टरी का मतलब है कि आपका एप्लीकेशन आपके लोकल कंप्यूटर पर चल रहा है और एक यूआरएल भी होता है। उस यूआरएल पर आप अपना एप्लीकेशन देख सकते हैं। जब आप सिंक्रोनाइज ऐप डायरेक्टरी पर क्लिक करते हैं तो ऐप और आपकी डायरेक्टरी सिंक्रोनाइज हो जाते हैं। एक्सप्लोरर में आप डायरेक्टरी दिखाएं, यह काफ़ी उपयोगी है। इसे क्लिक करने पर आप अपनी एप्लीकेशन डायरेक्टरी खोल सकते हैं। ये संबंधित दस्तावेज़ों सहित पूरी एप्लीकेशन की डायरेक्टरी है। इक्लिप्स के लिए डिप्लॉय, ये जावा एक्शंस के लिए है। आगे चलकर एप्लीकेशन को इक्लिप्स में डिप्लॉय करके आप उस पर कुछ कस्टम जावा कोड लिख सकेंगे। और क्रिएट डिप्लॉयमेंट पैकेज, डेवलपमेंट के बाद आप एक डिप्लॉयमेंट पैकेज बना सकते हैं ताकि, उदाहरण के लिए, अपने एप्लीकेशन को किसी एक इन्वायरमेंट में पुश कर सकें।
आप क्लाउड फाउंड्री आदि का उपयोग कर सकते हैं। इक्लिप्स के साथ जावा इम्प्लीमेंटेशन के बाद आपको अपनी डिप्लॉयमेंट डायरेक्टरी साफ करनी होती है, इसलिए हम भविष्य में इसका उपयोग करेंगे। रन का मतलब है, जैसा कि नाम से पता चलता है, आपका एप्लीकेशन स्थानीय रूप से चल सकता है। इस बटन पर या इस बटन पर क्लिक करके आप अपने एप्लीकेशन को अपने स्थानीय वातावरण में चला और परीक्षण कर सकते हैं। पब्लिश बटन क्या है? पब्लिश बटन आपके एप्लीकेशन को मेंडिक्स क्लाउड पर भेजता है, जो एक मुफ्त सैंडबॉक्स वातावरण है। आप इसे बाद में देखेंगे। वर्जन कंट्रोल, यह टीम के साथ काम करने के बारे में है। आप ब्रांच बना सकते हैं, उस ब्रांच को मर्ज कर सकते हैं, ब्रांच स्विच कर सकते हैं, या अपने मौजूदा डेटाबेस स्नैपशॉट डेटा को अपने एप्लीकेशन में जोड़ सकते हैं। और लैंग्वेज भाग, जैसा कि मैंने पहले कहा, यहाँ से आप अपने एप्लीकेशन की भाषा सेटिंग्स बदल सकते हैं। मैं अभी बस रन एप्लीकेशन पर क्लिक करूंगा ताकि देख सकूं कि फिलहाल एप्लीकेशन वास्तव में क्या है। यह रन बटन आपको अपनी एप्लीकेशन को क्लाउड पर प्रकाशित करने से पहले उसका परीक्षण करने की अनुमति देता है। यह अब फ्री ऐप है और यह आपका होम पेज खोलेगा। आपके एप्लीकेशन के तैयार होने के बाद यहाँ व्यू ऐप बटन दिखाई देगा। आप देख सकते हैं कि हमारा पहला चरण खाली और डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स के साथ तैयार है। यह होम पेज क्यों है? क्योंकि इसे नेविगेशन सेटिंग्स में चुना गया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ आपका एप्लीकेशन शीर्षक, एप्लीकेशन आइकन और आपका डिफ़ॉल्ट होम पेज परिभाषित है। यदि आप शो पर क्लिक करें तो यह पेज खुलेगा। मैं इस सेक्शन में क्या करने जा रहा हूँ? उदाहरण के लिए, मैं टूल बॉक्स में जाऊंगा और अपने होम वेब पेज पर कुछ टेक्स्ट डालूंगा। मैंने बस ड्रैग एंड ड्रॉप किया, स्विच किया, किसी एक पर क्लिक किया और उसकी सामग्री बदल दी। यदि मैं सेव कर दूं, तो भी मेरे एप्लीकेशन में कोई बदलाव दिखाई नहीं देगा। ब्राउज़र में बदलाव देखने के लिए मुझे अपने एप्लीकेशन को फिर से चलाना होगा। आप देख सकते हैं, मेरे बदलाव अब ब्राउज़र में दिख रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, पेज से संबंधित कुछ आइटम यहाँ टूल बॉक्स में मिलते हैं। हम अगले वीडियो में पेज बिल्डिंग देखेंगे। अब हम डोमेन मॉडल से शुरू करने जा रहे हैं। डोमेन मॉडल दरअसल मेंडिक्स डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच अपनाता है। इसका क्या मतलब है? पहले आपको डेटाबेस, एंटिटीज और टेबल्स बनानी होंगी। फिर आप इस डेटाबेस को अपने पेजों से जोड़ सकते हैं। ठीक है, मैं डोमेन मॉडल पर क्लिक करता हूँ। आप टूल बॉक्स देख रहे हैं, यहाँ केवल एनोटेशन और एंटिटी हैं। मैंने यहाँ एनोटेशन रखा है। यह एक तरह का कमेंट सेक्शन है। आप माइक्रोफ्लो या डोमेन मॉडल में अपनी टिप्पणियाँ लिखने के लिए एनोटेशंस का उपयोग कर सकते हैं। और ये एंटिटीज़ हैं। मैं इसे इसी तरह ड्रैग एंड ड्रॉप करने जा रहा हूँ। अगर आपको ड्रैग एंड ड्रॉप पसंद नहीं है, तो आप राइट क्लिक करके यहाँ एंटिटी या एनोटेशन जोड़ सकते हैं। आप देख सकते हैं, अब हमारे पास दो एंटिटीज़ हैं। एंटिटी क्या है? बहुत बुनियादी शब्दों में एंटिटी एक टेबल है। मैं करने जा रहा हूँ, हाँ, यह मेंडिक्स डॉक्यूमेंट्स का हिस्सा है। ये एंटिटीज हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ एट्रीब्यूट्स और कुछ आइकन के साथ दो एंटिटीज हैं। हम अगले वीडियो में सभी चरणों को कवर करेंगे, लेकिन अभी के लिए हम सबसे बुनियादी हिस्सों को कवर करेंगे। सबसे पहले
ये रंग क्यों बदल रहे हैं? ऊपर वाले नीले हैं, लेकिन नीचे वाला नारंगी जैसा है। जब आप अपनी एंटिटी पर क्लिक करते हैं, तो आप उसे कहीं भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। जब आप अपनी एंटिटी पर डबल क्लिक करते हैं, एक पॉपअप खुलता है। आप अपनी एंटिटी का नाम बदल सकते हैं। उदाहरण के लिए, पर्सन। अगर मैं ठीक है पर क्लिक करता हूँ, तो मैंने अपना बदल दिया। और कुछ सिस्टम फील्ड्स होते हैं। यहाँ से आप क्रिएट डेट, चेंज डेट या ओनर को स्टोर कर सकते हैं। या यदि आप किसने बदलाव किया, चेंज पाई, को स्टोर करना चाहते हैं, तो आपको इसे चुनना होगा। आप जर्नलाइजेशन हिस्से से जुड़ी कुछ छवियां देख सकते हैं। और परसिस्टेबल भाग के तहत आप देखते हैं कि डिफ़ॉल्ट हाँ चुना गया है। अगर मैं नहीं चुनता हूँ और ठीक है पर क्लिक करता हूँ, तो इसका बैकग्राउंड नारंगी हो जाएगा। इसका क्या मतलब है? परसिस्टेबल एंटिटी डेटाबेस में संग्रहित होती है। लेकिन जब आप परसिस्टेबल के लिए नहीं चुनते हैं, तो इसका मतलब है कि ये एक नॉन परसिस्टेबल एंटिटी है, इसलिए यह डेटाबेस में स्टोर नहीं होगी। वेरिएबल सा रन टाइम बनेगा, किसी हटाएगा। मैं फिर से हाँ कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं, मेरी पर्सन एंटिटी फिर से नीली हो गई है। टैब एट्रीब्यूट एसोसिएशन, वैलिडेशन नियम, इवेंट हैंडलर, इंडेक्स, डॉक्यूमेंटेशन अब उपलब्ध है। एट्रीब्यूट्स आपकी एंटिटी के गुण फील्ड होते हैं। उदाहरण के लिए, किसी पर्सन के पास नेम हो सकता है, जो एक स्ट्रिंग एट्रीब्यूट है। और कुछ उपलब्ध एट्रीब्यूट प्रकार भी हैं। ऑटो नंबर, जो अपने आप क्रमशः बढ़ता है। आप इसे बदल नहीं सकते। 1, 2, 3 वगैरह। यह एक बाइनरी विकल्प है, यानी बूलियन चीज, सही गलत, डेट और टाइम, डेसिमल या फ्लोट, जैसे एक दशमलव दो। ये एक तरह का डेसिमल है। एन्यूमरेशन पूर्व निर्धारित मान है। उदाहरण के लिए, जेंडर में मेल और फीमेल जैसे पूर्व निर्धारित मान होते हैं। इन्हें इन्यूमरेशन कहते हैं। और स्ट्रिंग्स तथा इंटीजर्स, 1, 2, 3, 4 और लॉन्ग वैल्यूज, तो नेम एक स्ट्रिंग होगा। अगर मैं ठीक है पर क्लिक करता हूँ, तो मैं ये एट्रीब्यूट एंटिटी में जोड़ देता हूँ। देख रहे हैं, जब आप इसे बदलते हैं, तो यहाँ एक छोटा सा बिंदु दिखाई देता है। आप CTRL+S दबा सकते हैं, या आप इस तरह से सेव कर सकते हैं। मैं जो करने वाला हूँ, वो है कि मैं अब और एट्रीब्यूट्स जोड़ूंगा, जैसे एज, जो कि इंटीजर है। और उदाहरण के लिए, जेंडर जो इंटीजर हो सकता है, लेकिन मैं एन्यूमरेशन का उपयोग करना पसंद करता हूँ। और यहाँ कोई एन्यूमरेशन उपलब्ध नहीं है। मैं चयनित मॉड्यूल के तहत एक नया एन्यूमरेशन बनाने जा रहा हूँ। मैं न्यू पर क्लिक करता हूँ और एक नाम देता हूँ इनम जेंडर। फिर ये एन्यूमरेशन पॉपअप खुल जाएगा। मैं यहाँ मेल और फीमेल विकल्प बनाता हूँ, फिर ठीक है पर क्लिक करता हूँ। अब यह ठीक है। आपने अपनी पर्सन एंटिटी में नाम, उम्र और लिंग एट्रीब्यूट्स डाल दिए हैं। आप इसके लिए एक डिफ़ॉल्ट मान चुन सकते हैं। और हम कुछ तारीख से जुड़े एट्रीब्यूट्स डालेंगे।
हम डेट एंड टाइम एट्रीब्यूट का उपयोग करना चाहते हैं। शायद मैं इसे जन्मतिथि के रूप में इस्तेमाल कर सकता हूँ। और बेशक आप इस पर कुछ डिफ़ॉल्ट मान सेट कर सकते हैं। देखिए, हमारी एंटिटी तैयार है, लेकिन यह कहीं इस्तेमाल नहीं होता। यदि आप अपनी एंटिटी का उपयोग अपने एप्लीकेशन या अपने पेज में करना चाहते हैं, तो आपको इस एंटिटी को अपने पेजों से बाइंड करना होगा। लेकिन एप्लीकेशन में एंटिटी को पेजों से जोड़ने वाला विषय हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। यहाँ हम जो करने जा रहे हैं वह है एक और एंटिटी बनाना। उदाहरण के लिए छात्र। फिर हम अपने अगले वीडियो में इस एंटिटी को संबंधित जानकारी से भरेंगे। यह पहला विषय है। मैं हर खंड को छोटे हिस्सों में बांटूंगा। आशा है आपको यह बहुत पसंद आए और मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।